भारत का उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ रहे हैं अपन? भारत का। अब भारत देश में राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से नीचे एक और पद होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति का। जो उपराष्ट्रपति होता है ना भारत देश का, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सेम उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। मतलब राज्य की जो विधानसभा होती है ना, मुख्यमंत्री हो गए, विधायक वगैरह हो गए, ये लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। केवल जो लोकसभा होती है ना, हर जिले से जो सांसद चुन करके जाते हैं और जो संसद बन करके बैठती है, तो केवल लोकसभा के सदस्य, किसके सदस्य? लोकसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं क्या? नहीं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। देखो, अगर राज्यसभा को अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है कि भैया ढंग से काम नहीं कर रहा, अपनी अपनी चला रहा है, उपराष्ट्रपति को अपन को करना है, पद से हटाना है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा को, जो राज्यसभा होती है, उस राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा मतलब सिर्फ एक राज्य की सभा है ना, जिसमें विधायक लोग चुन के जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा अलग होगी, छत्तीसगढ़ की राज्यसभा अलग होगी, है ना, और साथ ही साथ हर राज्य की राज्यसभा कैसी होती है? अलग अलग होती है। और लोकसभा कैसी होती है? लोकसभा मतलब पूरे देश की लोकसभा होती है। तो देखो, तो राज्यसभा को अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले तो खुद विधेयक पास करना पड़ेगा और उसके साथ साथ किससे सहमति लेनी पड़ेगी? लोकसभा से सहमति लेनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अब राष्ट्रपति निपट गया भैया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो तुरंत तो देश संभालने वाला कोई होना चाहिए ना, है ना। तो जैसी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई या राष्ट्रपति का दिमाग खसक गया और उन्होंने बोला कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, या फिर महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता। अगर उसकी राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया या उसको हटा दिया गया, तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। क्लियर? उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। अगर मान के चलो कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उसका स्थान कौन ले लेगा? कौन लेगा? उपराष्ट्रपति ले लेगा। और उपराष्ट्रपति कब तक काम करेगा? जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीड़ी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई खाली। तो उनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? बीड़ी जत्ती ने उनका पद संभाला, राष्ट्रपति का पद संभाला। और कब तक काम करते रहे? जब तक के नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। अब कहाँ तक पहुँचे और क्या क्या समझे? कल्पना करें कि प्रधानमंत्री जिस राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहाँ की सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही। राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए।
इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प है। अब मान के चलो कि कोई एक राज्य है, उदाहरण के लिए कोई भी राज्य ले लो, कोई सा भी राज्य ले लो। उदाहरण के लिए मान लो कि हमने ले लिया भैया छत्तीसगढ़, और उदाहरण के लिए हमने ले छत्तीसगढ़, और हमने माने कि छत्तीसगढ़ में दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ, दलितों को मारा गया, पीटा गया, उनको दबाया गया, कुचला गया, है ना कि नहीं। तो राष्ट्रपति ने बोला कि दलितों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार इन अत्याचारों को रोक पा रही है क्या? नहीं। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब जो होता है कि अब उस राज्य में अभी तक मुख्यमंत्री की पावर थी, अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की पावर है। अगर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, तो पूरी पावर किसके हाथ में चल जाएगी? राष्ट्रपति के हाथ में चल जाएगी, और उनकी चलेगी पूरी, है ना। ऐसा होता है। तो देखो कौन कौन सा विकल्प हो सकता है। अब राष्ट्रपति के पास टाइम है क्या? नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग गया, तब उसको काम भी करवाना है, तो वो क्या 4 ऑप्शन देखो कौन कौन से है। पहला ऑप्शन देखो, ये वह प्रधानमंत्री को बताए कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे। वह प्रधानमंत्री से वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे। एक प्रेस वक्तव्य दे कि क्यों प्रधानमंत्री गलत है। इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करे और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री दृढ़ रहे तब उस पर हस्ताक्षर कर दे। अब 5 में से कौन से ऑप्शन राष्ट्रपति पद बताओ, कौन सा ऑप्शन है? 5वां ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? 5वां। क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में लिखा है ना कि जो मंत्रिपरिषद, मतलब जो प्रधानमंत्री बोलेगा, कल समझाया था ना, वही काम राष्ट्रपति करना पड़ेगा, और फिर से पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री दृढ़ रहा कि नहीं, लगाना मतलब लगाना ही है, तो फिर क्या कर, उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो 18 नंबर का, इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करे और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री दृढ़ रहे तो फिर उसको वो कर दे ना। यहाँ पर चित्र में आओ, कार्टून बूझे, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, कितनी अच्छी कार्टून है देखो। जे लोकसभा, ये लोकसभा दिख रहा, लोकसभा लिखा है दरवाजे में, और अंदर जो कौन सी मैडम खड़ी है छड़ी लेकर के, जो एक मैडम खड़ी अंदर छड़ी लेकर के, है ना। और जे नेहरू जी, जे लेडीज़ कौन है, फ्रॉक पहनी है, ये छोटे छोटे से जे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्री परिषद नहीं होती है। कार्टून बताता है कि इस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। जवाहरलाल नेहरू सबसे आगे चल रहे हैं, वो पूरे लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, है ना, अगुवाई कर रहे हैं ना, क्लियर, कि भैया लीड कर रहे हैं, मतलब सभी नेताओं को प्रधानमंत्री सब नेताओं क्या करते हैं? लीड करते हैं। अब कार्टून बूझे देखो, बाजू में एक हो रहा है, कार्टून बूझे, जे एक व्यक्ति देखो यहाँ पर खिसिया गया, कैसा बोल रहा है, हाथ शाहरुख खान के टाइप हाथ फैला रहा है, दिख रहा है ना। उसके पीछे एक बेचारा देखो, उसके बाल खड़े हो गए, और सामने ये कोई काला कोट पहन करके कोई क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है पता नहीं। मिनिस्ट्री अनफेविथ, क्या सिर्फ मंत्रिपरिषद ही मायने रखता है? कार, बंगला, नौकर यात्रा, विदेश भ्रमण, सुरक्षा और सचिव वगैरह आपके लिए मायने नहीं रखता? प्रधानमंत्री का काम क्या कहते हैं मालूम है? प्रधानमंत्री मतलब कि क्या, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ मंत्रिपरिषद को संभालना ही है? कार, बंगला में घूमना, नौकर रखना, यात्रा करना, विदेश भ्रमण करना। मोदी जी घूमते ना विदेश, हर बार विदेश जाते हैं, है ना, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं हर साल, है ना। सुरक्षा सचिव वगैरह आपके लिए मायने नहीं रखता क्या? यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लोग मंत्री बनना क्यों चाहते हैं? लोग मंत्री बनना क्यों चाहते हैं? इस कार्टून में शायद ये बताया गया है कि लोग सुख सुविधा उठाने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन तब किन्हीं खास मंत्रालय को पाने के लिए होड़ मची रहती है। हाँ, हर लोग क्या चाहते, मंत्री बनना चाहते कि हम नेता बन जाए देश के, ताकि हमारे पास कार रहे, बंगला रहे, और देश में हमारी हुकूमत चलते रहे, है ना। इस कारण, है ना, अधिकतर लोग इसी कारण मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की चर्चा हो ही नहीं सकती।
अपन भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत ना करें। प्रधानमंत्री का अगर तुम लोग को नाम ही पता न रहे तो तुम क्या खाक पढ़ोगे, है ना कि नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री के पद के बारे में जानकारी होना जरूरी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, शक्तियों के, है ना। उसको कोई भी काम करने के लिए राष्ट्रपति को किससे सलाह लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ती है। क्लियर है ना। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारे दद्दा रहते हैं ना घर के प्रधान, कि उनकी चलती है बिल्कुल। बेसिक पूरे जितने मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री लोग वोट डाले किसको जिताते, प्रधानमंत्री को। वो प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है। जितने भी मंत्री वो सब उनके अंडर, उनके नीचे काम करते हैं, ऐसा रहता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखो अब संसदीय शासन में यह जरूर, संसदीय शासन भारत में कौन सा शासन लगता है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। हर जिले से एक सांसद चुन के जाता है और वो लोग फिर प्रधानमंत्री चुनाव करते हैं ना। संसदीय शासन व्यवस्था में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री को क्या प्राप्त हो, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि भारत देश में उदाहरण के तौर पर 200, 250, 300 संसद चुन के गए, तो उसमें से भाजपा है, भाजपा पार्टी में मान चलो कि भाजपा पार्टी की सांसद की संख्या अधिक है, मतलब बहुमत किसका है, भाजपा का है। तो प्रधानमंत्री कौन चुने जाएंगे, भाजपा के चुने जाएंगे, है ना। और कांग्रेस में बहुमत रहा तो, कांग्रेस में अगर बहुमत रहा तो कौन प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, राहुल गांधी। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, है ना कि नहीं। एक बोले थे उन्होंने कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। कुछ भी बोल देते हैं मंच पे खड़े होके। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने इतनी बड़ी जो विरासत खड़ी करी है ना, खाली एक बंदे ने पूरा, है ना। एक कमाने वाली चीज़ अलग होती है और मिली चीज़ अलग होती है। जैसे कि सलमान खान ने कमाया है, सलमान खान ने, अक्षय कुमार ने कमाया है, अमिताभ बच्चन ने कमाया, और अभिषेक बच्चन को बाप से मिला है, इसलिए आज चल पा रहा कि वो नहीं। जो कमाता है ना, इसलिए खुद के बलबूते पे जो इंसान जीरो से काम करता है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है ना। क्या कई लोग को देखना, मतलब बाप का पैसा नाप सना, उनके अंदर कुछ अटकर नहीं है। उदाहरण के तौर पर कि एक लेडीज़ है और उसने बनाई रोटी, उसको रोटी बनाते आता है, उसने बनाई रोटी और कुत्ता लेके भाग गया, क्या करेगी, रोएगी क्या वो, फिर से बना लेगी। अब एक व्यक्ति ऐसा है, उसने पड़ोसी से मांग के लाया रोटी और उसकी रोटी कुत्ता लेके भाग गया, अब उसके पास रहेगी क्या, नहीं। तो जो कमाता है ना, जिसको बनाते आता है ना, उसके पास से अगर पूरी दौलत छीन भी ली जाए तो फिर से बना लेता है। और जिसको घर वालों से मिलता है उस, है ना, बड़ी बड़ी दुकान तहस नहस हो जाती है, 10-20 लाख की दुकान खोल के देता बाप, और इधर देखो तो बच्चा बिल्कुल 6 महीने में पूरा उसको निस्तो नाबूद कर देता है। मैंने कई उदाहरण उम्रेट में देखा हूँ, है ना। मेरे दोस्त जितने भी हैं ना उम्रेट में, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, 40-45 साल के ही है। क्योंकि मैं उन लोग के साथ इसलिए बैठता हूँ क्योंकि कारण कि उनके साथ बैठता हूँ, हम 4-4 घंटे बाद चलती है ना, तो उनका ज्ञान मेरे अंदर आता है। कभी भी हो, हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर वाले बंदों के साथ रहो, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। और तुम अगर अपने से नीचे लेवल के लोग से रहोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा नहीं। आ रहा है समझ में। तो ऐसा रहता है। तो इसीलिए कमाओ। मोदी चाय बेचता था और मेहनत करते 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 कितनी ठोकरें नहीं खाया। उसकी फ़ोटो देखा मैंने,
कैसे कैसे बिल्कुल वैसा घूमते थे, जे होते ना आरएसएस के घूमते कि नहीं, वैसे ही घूमते थे वो पहले। अब इतनी मेहनत करे बचपन से तब वो बने, तो कोई हिला सकता है कि? इसीलिए मतलब एक इस भले झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फेंका फाकी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अटकर इतना आ गया कि इसको चलाना कैसे है ना, भले कुछ काम करे ना करे, है ना, ऐसा रहता है। इसलिए जैसे कि ये कोचिंग मैंने जीरो शुरू करा था, है ना। मेरे यहाँ स्कूल है, मेरा चाचा का स्कूल है, आदर्श पब्लिक स्कूल, है ना, मतलब मेरे चाचा ही का है ना, सगे चाचा का आदर्श स्कूल है, मेरे पापा है, सब 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 कुछ है। लेकिन ये जो जितना भी मतलब कि स्टार्टअप हुआ है और जो कुछ भी हुआ है, किसी से कुछ नहीं, घर वालों को पता भी नहीं कि मैं कोचिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, है ना। और घर वालों जितना भी यहाँ पर जो मटेरियल दिख रहा है ना, जितने मतलब कि यहाँ दिख रहा है ना तुमको, ये जितनी भी डेस्क वगैरह जो कुछ भी है, जितना भी मटेरियल है, ये रूम है, ये सब कुछ है, मतलब घर वालों से एक भी रुपये नहीं लिया, जो कुछ भी करा सेल्फ। और मेरे को ऐसा लगता है कपड़े भी पहना हूँ खुद के पैसे गए, हालांकि घर में पापा टीचर है, सब कुछ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मांगता। अब उनसे मैं मांगूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, सर्कस का शेर नहीं बनना मेरे को जंगल का शेर बनना है। इसीलिए ना मैं घर वालों पर जितनी ज़्यादा हो सके डिपेंडेंस कम करना चाहता हूँ, है नहीं कि नहीं। मतलब इसी कारण जो खुद का रहता है ना, मतलब है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है ना कि नहीं। अब 12वीं तक अपन और मैंने एक किताब है, वो किताब में लिखा भी था कि बच्चों को ना सिर्फ 12वीं तक बस अपने माता पिता से आश्रय लेना चाहिए, उसके बाद सेल्फ काम करना चाहिए। नहीं तो कई लोग अभी 30-30 40-40 साल के हो गए, घर ही में पड़े, बिल्कुल घर ही में, बिल्कुल अब वही, है ना कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सबकी सोच अलग होती है। देखो, बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। किसका? बहुमत का ये समर्थन। अब जो बहुमत होता है, बहुमत का समर्थन कौन करता है? जितने बहुमत का मतलब क्या होता है, जितने भी मंत्री लोग होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, छिंदवाड़ा जिले का सांसद नकुलनाथ हो गया, बाजू में बैतूल, जितने भी सांसद लोग चुन के जाते हैं हर जिले से, हर जिले में एक सांसद होता है। ये सांसद लोग मिल करके किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का। और जब तक प्रधानमंत्री को, जब तक बहुमत मिला रहता है तब तक प्रधानमंत्री रहता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? कमलनाथ की सरकार थी, है ना। मतलब कि जितने भी विधायक थे, जो विधायक लोग थे, विधायक लोगों ने किसको वोट डाले थे? कमलनाथ को वोट डाले थे, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बना। अब भाजपा ने क्या करी, हिसाब से जो कांग्रेस के विधायक थे उनको अपने पास शामिल कर ली, कांग्रेस के विधायक को खरीद ली, जो भी करी, है ना। अब तुम जीत के आए कांग्रेस से और तुमने बोले कि मेरे को वोट डालना, कमलनाथ को वोट डालना है, तुमको हिसाब से बाजू वाले ने बोलना कि यार हिसाब से, अरे 5 खोखा ले लेना, 500 करोड़, 500 करोड़, अरे ये तुम चल गए उधर। अब मेरे को बहुमत मिला क्या? नहीं, मेरी सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान फिर से बन गया। ऐसा होता, बहुमत जरूरी है। समझ रहे हो ना, क्या जरूरी है? बहुमत जरूरी है। बहुमत का समर्थन खोए तो देखो भाई अपना पद भी खो देगा, अपने पद भी क्या होता है, वो खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बना रहा। जब से भारत देश आज़ाद हुआ 70 साल कांग्रेस ने राज करी, मतलब 70 साल तक हर सांसद किस पार्टी का बनता था? कांग्रेस का बनता था। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद बन के आए तो वो अपनी पार्टी के इंसान को चुनेंगे ना, कि दूसरे पार्टी के इंसान को चुनेंगे? अपनी पार्टी को चुनेंगे। इस कारण प्रधानमंत्री किसका बनते रहा? कांग्रेस का ही बनते रहा। देखो 1989 से, कब से? 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 1989 के बाद से, मतलब कि 1990 तक तो कांग्रेस का बहुमत रहा, लेकिन 1989 के बाद से कई बार ऐसी कंडीशन बनी कि बहुमत किसी को नहीं मिला। कंडीशन कैसी? इसका मतलब जो होता है, देखो मान के चलो कि 4 पार्टी है। कितनी पार्टी है? आम आदमी, उदाहरण के लिए, उस समय तो नहीं थी, उस समय रही होगी, 4-5 पार्टी रही होगी। अब उदाहरण के तौर पर 100 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति में से कांग्रेस के व्यक्ति 40, भाजपा के भी 40, है ना। कितने हो गए? 80 हो गए।
और 20 निर्दलीय जो कोई दल के नहीं थे। अब किसको बहुमत मिला, किसी को मिला क्या? नहीं। तो फिर इंसान फिर विधायक से साथ गठबंधन करता है, अरे तू वाली पार्टी का में से इतने ले लेना, मतलब कुछ भी जो भी रहा उनका सिस्टम, है ना। इस प्रकार से समर्थन करके गठबंधन बनता है और जिसको अधिक वोट मिलते हैं फिर वो बंदा बन जाता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री के चुनाव विधायक करते हैं और प्रधानमंत्री के चुनाव सांसद करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा। गठबंधन समझ गए हो ना, कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी, है ना, कि लोगों ने गठबंधन बना लिया और गठबंधन की सरकार खड़ी कर ली है। इसको अपन क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं। कि मेरी पार्टी के लोग कम पड़ गए तो मैंने दूसरी पार्टी के लोगों से अपने वोट डलवा लिए, है ना, ऐसा होता है। गठबंधन बनाना पड़ता है जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और लोकसभा में जिसे बहुमत सिद्ध कर दी है कि मेरे तरफ से इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी तरफ से लोग की संख्या, तुम्हारी तरफ से सांसद की संख्या कम है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैं बनूंगा, है ना। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। अब सब लोगों ने सोचे कि यार अमन भैया अच्छे उनको दे दो वोट, दो वोट दे दो। उन्होंने बोले कि यार सही काम कर रहा है तो मेरे को दे दिए वोट, उनमें क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। जिसको अधिक बहुमत मिलेगा वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनता है। क्लियर? औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त होता है राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिस किसी भी नेता को, मैं भी सांसद चुन के आया, तुम भी सांसद चुन के आया, सब सांसद चुन के आया, अपन सब सांसद हैं। अब मैंने बोला कि मुझे वोट दो और तुम सब सांसद लोगों ने किसको चुने? मुझे चुने, तो कौन बन जाएगा प्रधानमंत्री? मैं बन जाऊंगा, है ना। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बनूंगा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, है ना। सोचने में क्या आ रहा है? नहीं कि नहीं, सोचने का कौन सा पैसा लग रहा है। और इंसान सोच से बड़ा बनता है ना। सोच से इंसान क्या बनता है? बड़ा बनता है ना। जैसा इंसान सोचता है वही बन जाता है। सोच छोटी रखोगे ना कि यार हमारा 60-70% बन जाए, तुम भी सोच अगर 70% बनाने की रहेगी ना, तुम्हारा 70 से कम ही बनेगा। जब तुम्हारी सोच ही 70 की है, जब तुम यहाँ से महावीर तक बस जाने का सोच रहे हो, तो क्या उससे आगे बढ़ पाओगे? क्या नहीं। लेकिन छिंदवाड़ा जाने सोचोगे तो कम से कम रिधोत पहुँचोगे, है ना। ये नहीं 90-95 सोचोगे। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सोच जितनी बड़ी रखोगे जीवन में उतने आगे जाओगे। अरे अरबपति सोच रहे हो लखपति तो बनोगे, खरबपति सोच रहे हो अरबपति तो बनोगे। सोचने में क्या जा रहा है? प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होंगे। अब प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी, अब मंत्री की परिषद बनती है। क्या बनती है? मंत्री की परिषद। जैसे कि मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री आ गए, है ना, बहुत सारे शिक्षा मंत्री आ गए। अब मंत्रिपरिषद बनी। अब तुम लोगों ने मुझे तुम लोगों ने क्या चुन लिए? प्रधानमंत्री में बन गया। अब मुझे और भी लोग चाहिए, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तो मैं किनको चुनूंगा? जो मेरी पार्टी के अपने वाले होंगे उनको चुनूंगा मैं। तो प्रधानमंत्री चुनता है कि मंत्रिपरिषद में और कौन कौन से सदस्य होना चाहिए और किसको कौन सा पद देना है ना। अब बाजू वाला मेरी पार्टी का नहीं है, उसको पद दूंगा क्या मैं? नहीं, तुम जाओ विपक्ष में, ऐसा रहता है ना। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब कौन बांटता है? प्रधानमंत्री बांटता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री बनाया जाता है। जो उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो था पहले कांग्रेस का था। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान कैसे बना तुमको नहीं पता? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो था ना, वो किसका था? कांग्रेस का था। उसके बाप दादा सब लोग कांग्रेस से आए, है ना, कांग्रेस का था वो। अब कमलनाथ क्या बना? मुख्यमंत्री बन गया। तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ही पार्टी के थे, दोनों में 36 का आंकड़ा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ ने उतनी वैल्यू नहीं दिया। अब मैं जीत गए कमलनाथ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, उदाहरण के लिए कोई भी, तुम, है ना, तुम ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब मैंने तुमको वैल्यू दिया ही नहीं। मैंने बोल दिया कि है रहने दो, अपना मेरा जो लड़का है नकुल नाथ, है ना, उसको पूरी फैसिलिटी देते जा रहा। अब तुम्हारा 60 होगा कि नहीं? मैं इतने मेरे बाप दादा राजनीति करते आए और मुझे महत्व नहीं दे रहा है। उसने क्या करा? वो कांग्रेस से निकल गया, भाजपा में शामिल हो गया और खुद तो गया, अपने साथ 16 लोग को भी लेके चला गया और कांग्रेस की सरकार पूरी गिर गई। और कौन बन गया मुख्यमंत्री?
मम्मा जी बन गए, है ना कि नहीं? मेरे को लैपटॉप दिए, है ना कि नहीं? है ना? 12वीं में मेरा 90% बना था तो मुझे लैपटॉप मिला, 25,000 रुपये मिला। कांग्रेस सरकार आई, है ना, 2 साल से लैपटॉप ही नहीं बटे। अब इस साल बढ़ गए। मेरे भाई को मेरे भाई को मेरे भाई छोटे भाई को 25,000 मिले इस बार। जितने भी लोग थे सबको मिले पैसे वगैरह। अभी कांग्रेस सरकार रहती तो 2 साल से तो मिले नहीं, 1 साल से तो मिला नहीं था, इस साल भी नहीं मिलते, है ना कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान जैसा भी हो, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आते हो, है ना? है ना कि नहीं? देखो इस साल अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाता, उन्होंने क्या बोला था, जो कोई भी लड़की 12वीं क्लास में 85 से ऊपर बनाएगी उसको स्कूटी दूंगा। लेकिन जनता ने वोट ही नहीं डाली उसको, है ना कि नहीं? देखो इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी सब अच्छे होते, सब नेता अच्छे, कमलनाथ जी भी अच्छे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी अच्छे हैं। लोकतंत्र है जे, हर इंसान को खुला अधिकार है, लोकतंत्र है ना, तो किसी गुलामी करे कि कांग्रेस है तो कांग्रेस में वोट डालेंगे। भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तुम वोट डालो ना, ऐसा नहीं भाजपा में वोट डालेंगे, भाजपा ने ढंग से काम नहीं करी कांग्रेस में वोट डालो। लोकतंत्र, जो लोग नौकर है नेता लोग अपने, है ना कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी भी दल के घुस गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना। देखो मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए सांसद का सदस्य, किसके लिए? प्रधानमंत्री और अन्य सभी सांसद का सदस्य होना अनिवार्य है। हाँ भैया, लोकसभा चुनाव जीतना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन खड़ा हुआ था सांसद के लिए? नकुल नाथ हुआ था, और कौन हुआ था? और अरे सांसद के लिए कौन खड़ा हुआ था? नकुल नाथ के विरोध में कौन खड़ा हुआ था? इधर का वो नहीं था क्या, नाम याद नहीं आ रहा, साहा क्या लिखता वो, नत्थन साहा खड़ा हुआ था। अब नत्थन साहा चुनाव जीता ही नहीं। जीता क्या वो? जब चुनाव नहीं जीता तो वो कहाँ का प्रधानमंत्री को बनाया क्या वो तो आम आदमी हो गया ना फिर। अब मैं भी खड़ा हो गया भैया, संसद पहले बनना पड़ेगा, 5 साल के लिए जीत के आना पड़ेगा, फिर जो जीत के आएगा वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाएगा। मतलब संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। देखो संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अब मान के चलो, देखो उदाहरण के लिए मेरा नाम बहुत चल रहा है, अमन साहू जिंदाबाद, अमन साहू जिंदाबाद। मैं बन गया प्रधानमंत्री, है ना, बन गया प्रधानमंत्री, पूरे देश में मेरी तूती बोल रही है अमन साहू, सब बोल रहा अमन साहू जिंदाबाद जिंदाबाद, लाखों करोड़ों की भीड़ खड़ी नीचे, है ना, अमन हमारा नेता कैसा हो, अमन भैया जैसा हो, है ना। सब ऐसा मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना कि, है ना। और मान के चलो मैं प्रधानमंत्री बन गया, उदाहरण के लिए जो मेरा जिला है छिंदवाड़ा, वहीं के लोगों ने मेरे को वोट नहीं डाले। मैं सांसद पद पे नहीं हूँ लेकिन प्रधानमंत्री मेरे को बना दिए, तो मुझे फिर 6 महीने के अंदर तुरंत किसी दूसरे ज़िले से खड़े होकर के कुछ भी करके वहाँ का सांसद मुझे बनना पड़ेगा, तो मैं प्रधानमंत्री के पद पे रहूँगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब घर पे पढ़ लें। देखो, है ना, देखो क्या लिखा है, देखो सांसद का सदस्य हुए बिना, आप सांसद के सदस्य नहीं हो, है ना, सांसद सदस्य नहीं हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, मतलब फिर से जीतना पड़ेगा, तब उस पद पर वो रहेगा। ऐसा रहता है। हाँ, एक जिले में चुनाव होगा फिर से, है ना कि नहीं, ऐसा रहेगा। देखो संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। जब संविधान बन रहा था आज से 70 साल पहले, उन्होंने ये बोले थे कि जो मंत्री होते हैं ना, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, इसका चुनाव कौन करना चाहिए? जो जीत करके सांसद लोग, जो जीत करके आए हर जिले से, जो हर जिले से सांसद लोग जीत करके आए, उन लोग को शिक्षा मंत्री चुनना था, उन लोग को स्वास्थ्य मंत्री चुनना था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री चुनेगा तो उसकी जो पार्टी रहेगी वो अपने दोस्त लोग को बना देगा। अब मैं बन गया यहाँ का नेता, तो मैंने बोल दिया अरे यार तुम अच्छे हो, तुम बन जाओ फलाने, तुम ये बन जाओ, तुम जे बन जाओ, तुम जे बन जाओ, है ना, अपने अपने वाले को बना दिया मैंने, है ना। और बाकी पराए वाले लोग उधर ही भैया, है ना, उधर ही नहीं पड़ गए। समझ रहे हो ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, है ना, सीरियसली, मतलब सब अपने वाले हैं ना,
है ना। देखो ऐसा रहता, समझ रहे हो ना। तो संविधान सभा में कई लोगों ने बोले कि मंत्री का चयन कौन करना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं सांसद लोग, उसी प्रकार अन्य मंत्रियों को भी कौन चुनना चाहिए, सांसद, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेगम एजाज रसूल, अच्छा नाम है, बेगम एजाज रसूल ने क्या कही, मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए वह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वह सर्वोत्तम मत व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी के हितों का प्रतिनिधित्व करना होगा और विधायिका का कोई भी दल ये महसूस न कर सकेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं है। अब यहाँ पर देखो मंत्रिपरिषद का आकार, हाँ अब देखो मंत्रिपरिषद का आकार, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है आर्ट्स, काश मैंने आर्ट्स लेकर पढ़ा होता, है ना। देखो मंत्रिपरिषद का आकार, अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इतनी मोटी किताब है ना, यहाँ पे नहीं घर पे रखी है, वो है भारत की राज व्यवस्था, इतनी मोटी किताब भारत की राज व्यवस्था, उसमें पूरा डीप में दिया, एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। अभी बहुत सारी किताब पढ़ना मेरे को, 50-60 किताब है, किस किस पढ़ूंगा भैया, समझ में नहीं आ रहा है। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, संविधान कौन सा, 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थिति के अनुरूप तय किया गया था, लेकिन ऐसे में मंत्रियों का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध न था। 2003 के पहले क्या होता था, जब संविधान को चेंज नहीं किया गया था 2003 में, उसके पहले क्या होता था कि जितने चाहे उतने मंत्री बना सकते हैं। तुम लोग ने मेरे को जिता दिए ना, तो मैं जितने चाहो उतने मंत्री बना दूंगा, तुम्हें लालच दे रहा हूँ, तुम मेरे को वोट डाल दो, मेरा समर्थन कर दो, तुमको शिक्षा मंत्री बना दूंगा, पैसा ही पैसा आएगा, है ना। तुम मेरा बना दो, तुम मेरे को समर्थन कर दो, तुमको स्वास्थ्य मंत्री बना दूंगा, तुम मेरा समर्थन कर दो, तुम मेरा समर्थन कर दो, है ना, तुमको जब फलाना पद दे दूंगा। तो ऐसा लालच देते थे ताकि मुख्यमंत्री बन जाए, है ना। तो फिर 2003 में क्या हुआ, संशोधन हुआ और अनेक राज्यों में भी यही हो रहा था, है ना, हाँ अनेक राज्यों में भी यही हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री सिर्फ कितने प्रतिशत होंगे, 15%, मतलब कि प्रति 100 व्यक्ति में से, प्रति 100 मंत्री में से, प्रति 100 सांसद में से सिर्फ कितने लोग मंत्री बनेंगे, 15। प्रति 100 विधायक में से कितने लोग मंत्री बनेंगे, और 200 में से 30। जब 100 में से 15 बन रहे, 200 में से कितने बनेंगे, 200 का 15% 30 होगा ना, है ना, ये नहीं ऐसा। अब देखो विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद किसको नियंत्रित करती है, कार्यपालिका। जितनी भी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका क्या होती है, जो देश में शासन व्यवस्था बनाती है और उसको लागू करती है, उसको अपन कार्यपालिका कहते हैं। जो संसद होती है, संसद इतनी बड़ी संसद, ये पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। तुम्हारे जिले का सांसद नकुलनाथ, बाजू वाले जिले का, ये सब जो मिलके गए हैं, ये लोग मिलके पूरे भारत देश को कंट्रोल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब कैसे करते वो पढ़ेंगे। 130 करोड़ लोग को 400-500 लोग वेट करके कंट्रोल कर रहा है, एक अकेला मोदी पूरा भारत देश को बेटा। मेरे भाइयों और बहनों, कल रात्रि 12 बजे, आज रात 12 बजे से आप नोटबंदी हो चुकी है ना कि नहीं, ऐसा बोलती उनने। अब से 500 और 500 और 1000 के नोट की कोई कीमत नहीं रही। अरे बाबा 500-1000 के नोट की कीमत नहीं है, मेरे पास तो यहाँ पर 500-1000 नोट के मैंने इतने जोड़ के रखा था। लेडीज़ लोग घबरा गई, अरे मैंने इतने साल से जोड़ के रखी थी, है ना कि 500 की नोट एक चुराती आती थी और आटे के डब्बे में रखती जाती थी। न्यूज़ में देखे ना आप लोगों ने, कई लोग बोल रही थी, है ना कि नहीं। देखो पति को भी नहीं पता कि यार मेरी पत्नी भी अच्छी कमाई करती है ना। देखो
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। संसदीय शासन में क्या होता है मालूम है तुमको? जो कार्यपालिका होती है ना, पुलिस बल हो गया, है ना, जितनी भी होती है सब कुछ, ये सब किसके नियंत्रण में रहती है? विधायिका मतलब नेता लोग के कंट्रोल में। एक कलेक्टर भी तो वो किसके कंट्रोल में? नेता। तुरंत दंड से ट्रांसफ़र फेंक दिए, है ना कि नहीं? सब किसके कंट्रोल में रहते हैं? नेता लोग के। इससे क्या होता है कि अब कोई पुलिस वाला आ गया तुम्हारे ऊपर मनमानी कर रहा है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तुमने बोले नेता को फ़ोन लगाए, ये ज़्यादा मनमानी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा, नेता आएगा पब्लिक को लेकर के उनकी बात लगा के चल जाएगा। होता है ना ऐसा, है ना कि नहीं? तो कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका मतलब शासन चलाने वाली जो व्यवस्था होती है, जो शासन चलाने वाली जो व्यवस्था होती है कि नहीं, तुम्हारे गांव में, जिले में, शहर में जो व्यवस्था होती है, ये किसके नियंत्रण में होती है? विधायिका मतलब कि नेता लोग के कंट्रोल में होती है। देखो मंत्रिपरिषद मतलब जो मंत्री लोग जीत के आते हैं परिषद बनती, वो वाले परिषद ना रे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसको क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा में भरोसा नहीं है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है संसद की एक कार्यकारी समिति है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों की परिषद। जो मंत्री बन रहे हैं ना 15%, 100 व्यक्ति में से 15 लोग मंत्री चुन के आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो बन रही है, हाँ, अच्छी बात है ना, ये जो मंत्रिपरिषद चुन करके आ रहा है, ये मंत्रिपरिषद संसद की क्या होती है? एक कार्यकारी समिति होती। क्या होती? संसद की कार्यकारी समिति होती है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। और संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। मान के चलो कि यहाँ पर इस कमरे में 100 सांसद लोग बैठे हैं। कितने सांसद बैठे हैं? 100 सांसद में से हम 15 लोग जी, दिख रहे हैं यहाँ पर जी, है ना, हम 15 लोग जी, मेरे पूरे, है ना, हम 15 लोग क्या बने हैं? मंत्री बन गए और मंत्रिपरिषद बने, है ना। 15 लोग मंत्रिपरिषद बने हैं और बाकी लोग सिर्फ क्या है? सांसद है। क्या सिर्फ सांसद है ना। तो मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है। जैसे कि क्लास होती है, क्लास में कैप्टन और 2-4 लोग उचकने वाले जो होते हैं वो लोग कार्य करते हैं, है ना। जितने भी स्कूल कार्य होते हैं, विदाई का प्रोग्राम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब वो लोग करते हैं। उसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद होते हैं, 100 में से 15 लोग जो चुन करके आते हैं, तो जो मंत्री होते हैं, ये मंत्रिपरिषद जो बनती है, ये संसद की कार्यकारी समिति होती है। संसद के जितने भी कार्य वगैरह होते हैं वो कौन निपटाते हैं? मंत्रिपरिषद। क्लियर? आ रहा समझ में, है ना। देखो, और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना ये है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मान के चलो कि एक मंत्री बना, एक शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री ने ढंग से काम नहीं करा और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब जो होता है कि जितने भी सांसद लोग चुन करके आए हर जिले से, उन लोग ने अविश्वास, जितने विधायक लोग चुन करके आए हैं ना, जितने भी नेता लोग चुन करके आए, उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि इन्हें ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस पर भरोसा नहीं है, है ना। और एक मंत्री पर भी अगर सही मायने में प्रस्ताव पारित हो गया और सबने वोट डाल दी और राष्ट्र स्वीकृति मिल गई, तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को 15 के 15 लोग को, है ना, 100 में से 15 लोग, 15% जो लोग चुन के आए ना मंत्रिमंडल, सबको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ता है। इसका अर्थ ये भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र देना चाहिए। हाँ,
अब 15 लोग का क्या बना? मंत्रिमंडल। हम 15 लोग का बन गया भैया मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल ने एक कोई डिसीजन लिया कि फलाना नियम अपन लेकर के आएंगे। अब 14 लोग भैया वहाँ घूसखोर इंसान है, बेईमान लोग हैं। उन लोगों ने बोले कि यार वाला नियम ला देंगे। क्या ला देंगे? ये फलाना नियम लेकर के जाएंगे, इससे अपन को बहुत प्रॉफिट होगा, है ना? क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मैंने बोला नहीं, ये नियम नहीं लाना चाहिए। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। जो हम 15 लोग की टीम है, 15 में 14 लोग कुछ और बोल रहा है और मैं अकेला क्या बोल रहा हूँ कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो उसका विरोध करने का दो ही ऑप्शन है, या तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा या फिर उसको मान लूँगा कि तुम चलो अब जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ऐसा रहता है ना? ये लिखा है ना, देखो। इसका अर्थ ये भी है कि यदि कोई मंत्री मतलब मंत्री है ना, मंत्रिमंडल, उसका जो मंडल है 15 लोग का है ना, 15% लोग का, परसेंट बोलेंगे है ना, मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं हो, मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं हो, तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्याग पत्र दे देना चाहिए, या तो वो त्याग पत्र दे दे। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो, जिस नीति के बारे में क्या हो? सामूहिक उत्तरदायित्व हो, पूरे समूह का उत्तरदायित्व हो, समूह का उत्तरदायित्व हो, उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। हर मंत्री को उसको लागू करना पड़ेगा, है ना? अब सब लोग ने 14 लोग बोल रहा है कि इस पर साइन करो, मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, तो वो स्पष्ट बोल देंगे साइन नहीं कर रहा ना, इस्तीफा दे दे। कोई दूसरा बंदे को उठा लेंगे वहाँ पर, हम वो साइन कर देगा, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। भारत देश की बता रहा हूँ मैं। किस देश में? भारत देश में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान जो सरकार बनती है ना, सरकार, भारत देश की सरकार, उसमें सबसे मेन रोल किसका रहता है? मेन स्थान किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है ना? किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है। देखो, बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। मंत्री परिषद कोई काम की नहीं है। मंत्री परिषद तभी, क्योंकि मंत्री परिषद बनाता कौन है? जो प्रधानमंत्री चुन करके आता है वही तो मंत्री लोग के पद पर नियुक्ति करता है ना। पढ़ा था मैंने अभी कि किसको शिक्षा मंत्री बनाना, किसको स्वास्थ्य मंत्री, किसको गृह मंत्री, ये कौन करता है? प्रधानमंत्री कहता है नियुक्ति, है ना कि नहीं? तो बिना अब प्रधानमंत्री जी नहीं रहेगा तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो मंत्री परिषद का अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं। देखो, मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। इनको शपथ दिलवाई जाती है कि मैं अमन साहू भारत देश के प्रधानमंत्री के पद पर भारत देश को आगे बढ़ाने का, ये करने का, वो करने का, फलाना फकड़ करने की शपथ लेता हूँ। अब कर रहा कि नहीं कर रहा वो आता लगा, शपथ लेना पड़ेगा मगर, है ना? देखो, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, है ना, तो पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। जितने भी स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब भंग हो जाएंगे, है ना? या प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, मैं नहीं कर रहा, तुम जाओ, ये रखो मेरा रिजाइन लेटर, त्यागपत्र, मेरे को नहीं बनना प्रधानमंत्री, तो पूरी वो क्या हो जाएगी? मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्री परिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री नहीं रहा तो मंत्री परिषद कोई काम की है क्या? नहीं। लेकिन मंत्री परिषद में अगर कोई एक मंत्री निपट गया, है ना, उसका निधन हो गया, मर गया, वो मृत्यु हो गई उसकी, तो क्या मंत्री परिषद भंग होगी क्या? नहीं। एक स्थान खाली होगा, कोई दूसरा आके बैठ जाएगा कोई जगह में, है ना कि? और जनसंख्या थोड़ी कम हो जाएगी भारत देश की है ना? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री एक पुल, सेतु का काम करता है। सेतु मतलब क्या होता है? पुल। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री सरकार
प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संख्या दी। भारत देश में केंद्र की धुरी मतलब सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट कौन है? प्रधानमंत्री है। क्लियर है ना। सरकार का बिल्कुल केंद्रीय धुरी कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं तो मतलब कि पूरा सरकार क्या होगी? भंग हो गई है ना। मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत देश में मेन कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। हाँ, वो तो कल पढ़ ली था अपन ने, है ना। राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार होता है कि जितने भी नियम लेकर के आ रहे हैं, जितने भी कानून लेकर के आ रहा है, सबकी सूचना किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है। सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण निर्णय में कौन शामिल होता है? उन सभी महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री शामिल होता है। मेन रोल होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के बिना कोई निर्णय लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा। और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। देखो इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं। जैसे देखो प्रधानमंत्री के पास देखो कितनी भयंकर की पावर है। राष्ट्रपति नाम मात्र का था, मेन पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अब जो कौन कौन सी पावर? पहला, मंत्री परिषद पर नियंत्रण। जितने भी मंत्री लोग हैं उन सब पर नियंत्रण। लोकसभा का नेतृत्व भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है ना। अधिकारी जमात पर आधिपत्य। मीडिया तक पहुंच। मीडिया में कौन बोलता है? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, जितनी बात होती है। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि, ये सब। विदेश यात्रा भी कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप से भी कौन मिला था? मोदी। प्रधानमंत्री जी मोदी, है ना। चाइना के छोटी छोटी आंख वाले जो रहते हैं ना, मेरी भी आंख छोटी है लेकिन चाइनीज नहीं हूँ मैं, है ना, इंडियन हूँ, है ना। जो चाइना के जो लोग रहते हैं, वहाँ जितने भी प्रधानमंत्री जो होता है वो विदेश यात्रा करता है। कौन करता है विदेश यात्रा? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन देखो, लेकिन क्या हो गया? मोदी जी करेंगे क्या? देखो, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तत्कालीन मतलब तुरंत की जो राजनीतिक परिस्थिति होती है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की शक्तियां निर्भर करती है ना। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को, देखो, जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला हो, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। अगर मान के चलो अभी जैसे कि अभी जहाँ देखो वहाँ भाजपा ही भाजपा, भाजपा ही भाजपा। अब पूरी पावर भाजपा के पास, तो भाजपा का मंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। पूरी पावर किसके पास आ गई? नरेंद्र मोदी को। कोई भी एक नया नियम लेकर के आए, सब अपनी भाजपा वाले खटखट साइन कर दिए, तुरंत नियम बन गया। और वहीं पर अगर मोदी को बहुमत तो मिलता है लेकिन उतना अधिक नहीं मिलता, मतलब कि 55% मोदी भाजपा और 45% कांग्रेस। तो कोई भी नियम लाने में जो 45 लोग हैं कांग्रेस के, वो तो वही करते हैं ना। कोई विपक्ष है, विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार कोई भी काम कर रही है उसकी टांग पकड़ के खींचना, यही काम करते हैं ना, ये नहीं ऐसा रहता है। देखो, जब मतलब कि बहुमत अच्छा है, बहुमत कैसा? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा बहुमत है, तो क्या होगा उसमें? प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर रहेगी, जो चाहे वो कर लेगा। अभी जैसे कि मोदी चाहे तो तुरंत अभी गौ हत्या पर बैन लगा सकता है ना। कई लोग बोलते थे कि भारत देश में असंभव है कि कश्मीर में धारा 370 हट पाए। वहाँ पर जो सैनिक देश की रक्षा कर रहा है, वहाँ की जनता उनको पत्थर मारती थी, उन लोग को मर्डर कर देती थी। अपने गांव से एक इंसान गया, मान चलो कि उसको जम्मू कश्मीर में उसको पोस्टपोन कर दिए, है ना। वो देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है और वहाँ की जनता क्या करती? पत्थर फेंक फेंक के उनको मार डालती थी। और सैनिक को इसलिए मारती थी कि पाकिस्तान से आतंकवादी वगैरह वहाँ पे आते थे और वो उनको भड़काते थे, तुम मुसलमान हो, है ना, ऐसा वैसा उनको भड़का करके धर्म के नाम पे भड़काते थे, है ना। ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ होती थी, है ना।
देखो, तो धारा 370 तुरंत हट गई है ना। परंतु जब राजनीतिक दलों और वहाँ पे तुमको अगर किसी ने उमरेट में किसी ने तुमको मार दिया, क्या करोगे तुम? पुलिस थाने जा सकते हो, वहाँ रपट लिखवा सकते हो, लेकिन तुम जम्मू कश्मीर में गए घूमने के लिए और वहाँ पर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार कर दिया, मार दिया, पीट दिया, है ना, तुम वहाँ पर जाओगे और तुमने भारत के सुप्रीम कोर्ट में गए, कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तुमने अगर जम्मू कश्मीर के किसी आदमी के खिलाफ केस करा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी नियम कानून हैं जम्मू कश्मीर लागू होते क्या? नहीं होते। वहाँ का झंडा अलग था पहले, वो लोग तिरंगे झंडे को का अपमान करते थे वहाँ के लोग। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बना रही थी, झंडा अलग, जे अलग, वो अलग। यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नियम वहाँ लागू नहीं हो रहा है, तो अलग ही देश है एक प्रकार से वो। मोदी ने बोला कि भैया अब अपनी सरकार आ गई भाजपा की, क्या करेंगे? तुरंत जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता थे, जो लोग जनता को भड़काते थे, ये करते थे, वो करते थे, सबको नज़रबंद, सबको उठाया, बंद कर दिए फेंक, है ना। पूरी चारों तरफ सेना बिठा दिए, पूरा लॉकडाउन, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और तुरंत धारा 370 हटा दी है। जनता एक दिन विफराई, 2 दिन विफराई, कई दिन तक भुगराई, और अब इतने अच्छे दिन आ गए कि वहाँ पर राष्ट्रगान होता है, जनगण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम। समस्या हल हो गई ना। नहीं तो पहले क्या होता था कि भारत सरकार का लाखों करोड़ रुपए कश्मीर में चल जाता था, अब विलय हो गया वो भारत में, है ना कि नहीं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मिस्टेक करे थे, सब बोलते लोग बाग कि धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी कारण ही आई थी। इसका कारण ये था, अब जी इतिहास पढ़ेंगे तब जाएंगे उस टॉपिक पे। देखो, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी तब ऐसा नहीं रहा। अब मान के चलो कि मैं भाजपा का हूँ प्रधानमंत्री, मान चलो मैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री हूँ, किसका हूँ? कांग्रेस का नेता हूँ, कांग्रेस का क्या हूँ? नेता हूँ। मैं कांग्रेस का नेता हूँ और कांग्रेस की सीट 100 में से 40, भाजपा की भी कितनी? 100 में से और 20 निर्दलीय। अब मैंने इधर उधर से हाथ पैर जोड़ा और गठबंधन की सरकार बनाया है, जैसे तैसे करके मैंने 55 विधायक कर लिया, 55 सांसद कर लिया और सरकार बना लिया। तो क्या ऐसी गठबंधन की सरकार में मेरे पास उतनी पावर रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। कोई भी नियम लाऊंगा तो कई लोग विरोध करेंगे उसका। तो देखो गठबंधन की सरकार बनती है ना, तब उतनी पावर ऐसा नहीं रहता, मतलब उतनी पावर नहीं रहती। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन की सरकार को देखा है। 1989 से लेकर के आज तक पहले कांग्रेस चलती थी, है ना। फिर 1989 के बाद क्या आई? गठबंधन की सरकार आई, कांग्रेस को भी उतनी महत्व नहीं मिला। फिर गठबंधन मतलब कि, है ना, गठबंधन की सरकार आई। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रह सकी। लोकसभा की पूरी अवधि मतलब 5 साल का कार्यकाल भी रह पाया क्या? नहीं, पहली सरकार भंग हो गई, है ना। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया और वे हट गई। अब बहुमत समाप्त हो गया, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बहुमत समाप्त हुआ कि नहीं, तो उसने त्यागपत्र दिया, है ना। शुरू में तो भयंकर बोला कि हाँ मुझे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन चुपचाप बोला कि मुझे ज़बरदस्ती इसने ऐसा करे, थोड़ा रोद लिया, गा लिया, हाँ मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, मुझे नहीं बनने दिए, सरकार नहीं चाहती कि जनता की भलाई हो, मैंने किसानों को कर्जा माफ़ किया था। हाँ ये काम अच्छा करा यार, कर्जा माफ़ कर दी किसानों को। ये तो मोदी सरकार ऐसी कि बिल्कुल उद्योगपति अनिल अंबानी को कर्जा माफ़ कर रही है, और जहाँ किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सब सरकार ऐसे ही, सब खाऊ मीत है, बिल्कुल सब बिल्कुल जनता को खा रहा है नोच के, है ना कि नहीं। देखो, इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। किसका प्रभावित हुआ? कामकाज संसदीय शासन का प्रभावित हुआ। देखो, इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी। अब मान के चलो कि अभी तो मोदी 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 सब तरफ मोदी चल रहा है, तो मेन पावर मोदी के पास आ गया। अब मोदी को मान चलो कि 100 में से मात्र 51 ही वोट मिलते, तो उतनी पावर रहती कि उसके पास अभी। फिर राष्ट्रपति मेन बोलता मैं चुनाव करूँगा। अब बेटा भाई समझ में आओ, हाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा ना कि नहीं। किसकी भूमिका बढ़ जाती है? गठबंधन होता है ना सब सरकार का, तो किसकी भूमिका बढ़ जाती है? राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की भूमिका बढ़ी है।
दूसरा इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगी के परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। मतलब तीसरा, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्रियों का चयन और उसके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर अंकुश लगा है। अब प्रधानमंत्री को उतना अधिक बहुमत प्राप्त नहीं होगा और प्रधानमंत्री खुद अगर गठबंधन की सरकार बनाएगा, है ना, गठबंधन की सरकार समझ रहे हो ना, कि दूसरे के विधायक को अपने पास लेकर के आना और सरकार बनाना गठबंधन की, दो पार्टी मिल करके एक सरकार बना रही है ना, तो मंत्री को चयन कर पाएगा कि वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती है और इस पूरी प्रक्रिया में एक से अधिक नेता मध्यस्थ भूमिका निभाते हैं। नेता लोग क्या करते हैं? मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।